वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 का टॉपिक प्रश्नावली नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म है ना। तो इसका क्या अर्थ होगा कि कितने चर होंगे? दो चर होंगे, है ना। दो चर होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या अर्थ होता है? उनकी उच्चतम घात कितनी होगी? एक। और युग्म का मतलब जोड़ा। यहाँ हमें दो समीकरण मिलेंगे जोड़े के रूप में, जो जिनकी उच्चतम घात कितनी होगी? एक। और ऐसे कितने चर होंगे उसमें? दो। कोई भी दो चर होते हैं, एक्स वाई या पी क्यू या और भी ए और बी, जो भी कहें हम, दो चर होंगे और दोनों की उच्चतम घात एक होगी, है ना। ऐसे दो समीकरण मिलेंगे। इस प्रश्नावली में हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, पहला टॉपिक ग्राफ का चल रहा था हमारा, कल की क्लास में ग्राफ बताया था। तो ग्राफ में क्या होता है, जैसे तीन स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां बनेंगी? तीन स्थितियां बनेंगी कि ग्राफ यदि ऐसे होगा तो क्या होगा। देखो, मान लो एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, दूसरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये किसी एक बिंदु पर काट रहे हैं। क्या हो रहा है? ये एक बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत। युग्म समीकरण युग्म कैसे होंगे? जहां पर हल मिलेगा वहां समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है। फिर हल कैसा होगा इनका? अद्वितीय। कैसा हल होगा? अद्वितीय का अर्थ क्या हो जाएगा? केवल और केवल इसका एक हल होगा। केवल और केवल इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। और देखो यहाँ क्या होगा, एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, और इनको आगे बढ़ाए जाने पर भी ये रेखाएं आपस में काटे ना, तो इन रेखाओं क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। और आगे देखा जाए तो इनका फिर समांतर रेखा है, तो ये आपस में कभी काटेंगे नहीं, तो इनका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। इसीलिए समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत। कैसे होंगे? समीकरण युग्म असंगत होंगे, क्योंकि इनका कोई हल नहीं मिल रहा है। और हल कैसे होंगे? कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। कोई हल विद्यमान नहीं होगा। कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और आगे बात देखी जाए, यहाँ एक रेखा के ऊपर ही कोई अन्य दूसरी रेखा होगी। इसे एक रेखा बनाई, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनाएंगे, तो यहाँ रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संपाती। कैसी हो जाएंगी? संपाती रेखा होंगी। संपाती रेखा होंगी, तो उनका हल तो होगा, इसलिए ये कैसे होंगे? फिर संगत। समीकरण युग्म कैसे होंगे? अच्छा, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इन दोनों समीकरणों का क्या होगा? कोई हल होगा, इसीलिए यहाँ हल कितने हो जाएंगे? अनंत हल विद्यमान होंगे। अनंत हल विद्यमान होंगे। ये बात हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, है ना। देखिए, अब आगे देखें हम। आगे देखें हम दो चर वाले। नमस्कार, बैठ जाइए अपने स्थान पर। दो चर वाले, तो एक चर x और एक चर कोई y मान लेता हूं। ठीक है, गौर से समझना, शांतिपूर्वक बैठ जाओ। एक चर x और एक चर y, दो चर वाले हो गए। और कैसे लेने? रैखिक। रैखिक का अर्थ उच्चतम घात कितनी होगी इनकी? एक होगी। तो एक x और एक y, इनके साथ में कोई एक अचर पद भी होगा, जिसको क्या बोलेंगे? c। क्या बोलेंगे? c। अच्छा, a का कोई, x का कोई एक गुणांक मान लिया मैंने a, y का कोई गुणांक मान लिया b। समीकरण बनाना है तो बराबर 0। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होगा? व्यापक रूप। क्या होगा ये? बात समझ में आई? देखिए, x, दो चर लेने हैं x और y, तो x का कोई एक गुणांक ले लिया है a, y का कोई गुणांक ले लिया है b, फिर इनके साथ में एक अचर पद होगा जैसे c बराबर
0। अच्छा, इसी प्रकार दूसरा समीकरण होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बात समझ में आई? कोई दूसरा समीकरण होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अच्छा, ये समीकरण युग्म बोला है ना, तो कितने होंगे? 2 होंगे। ये समीकरण 1 लिखूं मैं इसको, और इसको समीकरण 2 लिखूं। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो एक जैसे हो गए। दोनों एक जैसे हो गए, तो अंतर करने के लिए मैं यहाँ 1 1 और 1, ठीक है, यहाँ 2 2 और 2 हो गया। तो अब ये दोनों कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। इतनी सी बात समझ में आई? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमारे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हो गया। इतनी सी बात समझ में आई? अब देखो, हकीकत में अभी यार हमने क्या किया था, ग्राफ पर हम बता रहे थे रेखाएं काटेंगी एक दूसरे को, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और उनका अद्वितीय हल विद्यमान होगा। यहाँ रेखाएं को काटे बिना या ग्राफ को बनाए बिना हम बताने की कोशिश करेंगे। अभी हाल आपका एक प्रश्न आता है कि ग्राफ बनाना नहीं है और आपको ये बताना है इनका हल किस प्रकार का होगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, यहां से हम a1 अपॉन a2 का अनुपात देखेंगे, a1 अपॉन a2 का अनुपात देखेंगे कितना आता है, और b1 अपॉन b2 का अनुपात देखेंगे। यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, a1 बटे a2, a1 का अर्थ समझ पा रहे होंगे आप, x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक, a2 का अर्थ समझ पा रहे होंगे दूसरे समीकरण में x का गुणांक। तो a1 बटे a2 का अनुपात देखेंगे, इसी प्रकार b1 बटे b2 का अनुपात देखेंगे, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इस कंडीशन पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरण युग्म संगत होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे तथा अद्वितीय हल विद्यमान होगा, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? क्या करना होगा, यहाँ से हमें a1 और a2 का अनुपात देखेंगे, b1 और b2 का अनुपात देखेंगे। यदि वे दोनों आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरण युग्म संगत होंगे तथा अद्वितीय हल विद्यमान होगा। अच्छा, यदि हम ऐसे कर रहे हैं कि a1 बटे a2 यहाँ तो बराबर नहीं है, बाय दी भी अगली कंडीशंस में क्या हुआ कि ये दोनों आपस में कैसे हों, बराबर हों। a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 निकालें, वो आपस में बराबर नहीं हो, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि पहले a1 बटे a2 निकाला, b1 बटे b2 निकाला, जो आपस में बराबर है लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। तो यहाँ क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, और फिर समांतर होंगी तो फिर समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत। समीकरण युग्म असंगत होंगे, समीकरण युग्म असंगत होंगे तथा कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कोई हल विद्यमान। अच्छा, यहाँ तो ये हुआ कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यार कंडीशन से ये आए कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। ऐसा भी तो हो सकता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो क्या होगा, यहाँ रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। संपाती का अर्थ होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, तो रेखाएं संपाती होंगी और समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, फिर संगत। कैसे होंगे, क्योंकि रेखा के ऊपर रेखा आ रही है तो रेखा एक दूसरे को काट रही है ना,
समीकरण युग्म संगत होंगे और हल कितने होंगे? अनंत। तथा अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे। अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान होंगे। अनंत हल विद्यमान होंगे। बोलो इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? एक बार फिर देखें तो हम कह रहे थे आपसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस व्यापक रूप होगा a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो यहाँ हम a1/a2 का अनुपात निकालेंगे, b1/b2 का अनुपात निकालेंगे। यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरण युग्म संगत होंगे तथा अद्वितीय हल विद्यमान होगा। यहाँ तो बराबर नहीं है। अब बात आ रही है कि सर इसमें तो c1/c2 और देख रहे हैं। यदि यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, तो c1/c2 बराबर हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? फिर c1/c2 की आवश्यकता ही नहीं जाएगी यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो c1/c2 को देखो, यदि वो बराबर नहीं है तो फिर समांतर रेखाएं हो जाएंगी। यदि a1/a2 बराबर है और c1/c2 भी बराबर है तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समपाती। तब समांतर रेखा होंगी, तब समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत, और कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। जब रेखाएं समपाती हो जाएंगी तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत। संगत होंगे, रेखाएं समपाती होने के कारण अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? पहले इसको नोट करो। देखिए अब यार जो कंडीशंस लिखी थी उससे संबंध में यदि हम प्रश्न देखें कोई, तो आपके 3.1 का प्रश्न संख्या 2, जिनके पास नया गणित है उनके लिए तो 3.1 है। पुराने गणित में से 3.1 थी वो हटा दी गई है, 3.2 को क्या कर दिया? 3.1 कर दिया है। इसमें कहा गया है कि a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कीजिए का अनुपात ज्ञात कीजिए तथा ये बताइए कि ये समीकरण युग्म होंगे वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं अथवा समांतर है अथवा कैसे हैं? समपाती है। यही तो कहा गया ना, है ना? तो मैं इस बात की जानकारी करनी है कि पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 का अनुपात ज्ञात करना है, और अनुपात ज्ञात करने के बाद में बताना है कि ये समीकरण के युग्म होंगे वो कैसे होंगे? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे अथवा समांतर होंगे अथवा समपाती होंगे। तो देखिएगा पहले मैंने बताया था a1 का अर्थ क्या होता है? ये तो पहला समीकरण हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? दूसरा। पहले ये ध्यान रखना है दोनों समीकरण बराबर 0 में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? बराबर 0 में। क्योंकि अब यार हमने जो लिखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 बराबर क्या होता है? 0। तो यहाँ भी बराबर 0 होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप पहले पक्षांतर करके पहले क्या करना है? बराबर 0 करना है। ठीक है। अब देखिएगा a1 का अर्थ होता है पहले समीकरण में, 1 का अर्थ क्या बताया था भैया? पहले समीकरण में x का गुणांक कौन है? 5। कौन है? 5। b1 में y का गुणांक कौन है? -4। कौन है? -4। c1 में अचर पद क्या है? 8। तो a1 का मान कितना हो गया? 5, b1 का मान -4, c1 का मान 8। बात समझ में आई? a1 का अर्थ हो गया x का गुणांक 5, b1 का हो गया y का गुणांक और c1 का क्या हो गया? अचर पद। ऐसे ही बात की जाए a2 का अर्थ क्या हो जाएगा? 2 आया था दूसरा समीकरण। a2 में x का गुणांक कौन है? 7। b2 में y का गुणांक कौन है? 6। c2 में अचर पद कौन है? -9। और इतनी सी बात क्लियर आई? हाँ। अब हमें क्या देखना है? इनका अनुपात देखेंगे a1/a2। तो a1 का मान कितना हो गया? 5 और a2 का मान कितना हो गया? 7। तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 का अनुपात कितना हो गया? 5:7। आगे देखा जाए फिर ज्ञात करेंगे b1/b2। तो b1 का मान कितना है? -4। b2 का मान कितना है? ये दोनों 2 से कट जाएंगे तो क्या बचेगा? -2/3। क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के? नहीं है। तो c1/c2 की फिर आवश्यकता भी
नहीं है, ज्ञात करो अथवा ना करो। तो क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर नहीं है इसके b1 बटे b2 के बराबर। क्यों नहीं है, क्योंकि a1 बटे a2 का मान 5/7 और b1 बटे b2 का मान -2/7 बराबर कहाँ है, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन पर अभी यार क्या बताया था मैंने, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, है ना। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यही पूछा गया है कि रेखाएं कैसी होंगी। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और बात हल की जाए तो कैसा होगा, अद्वितीय हल विद्यमान होगा, अद्वितीय हल विद्यमान। बात समझ में आई क्या। तो आप लिखो और ये वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप जब तक इसको नोट करो, ऐसे ही कोई भी प्रश्न आगे का होगा आप कर सकोगे, ठीक। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 समीकरण दिए हुए हैं और कहा है कि इनको ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, है ना। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल है अथवा हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि इस कंडीशन को कैसे चेक करना है, ग्राफ के द्वारा। यदि यही बात ये ना कहता कि ग्राफ द्वारा नहीं कहता, केवल ये कहता कि ये जांच कीजिए इनका हल कैसा है, तो भैया हम कर रहे थे ना, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, इनसे चेक कर लेते। ये कब बोला है कि ग्राफ द्वारा हल कीजिए, तो फिर हमें क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ कैसे बनाते हैं, इतने जाते हैं। हाँ, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ए, और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा। तो मैंने एक ही बात बताई थी, एक समीकरण से एक टेबल बनाओ, मानो कि दूसरे समीकरण से दूसरी टेबल बनाओ, उन दोनों को क्या करो, ग्राफ पर प्रदर्शित कर दो। तो देखिएगा यहाँ से बात देखी जाए तो 5x बराबर ये 8y माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 1 प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ क्या करना होता है, हमें किसी भी एक चर को बिल्कुल अलग करेंगे, किसी भी एक चर को बिल्कुल अलग करेंगे। देखिए x का 5 के साथ में क्या हो रहा है, गुणा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, क्या हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम x को ही अलग करें, आपकी इच्छा है y को भी कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बात एक ही होगी, ठीक है। हाँ, क्या किया, 8y माइनस का है, उधर गया तो प्लस का हो गया, 1 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का 5 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम y का मान रखेंगे और x का मान मिलेगा, y का मान तो हम रखेंगे और x का मान मिलेगा। तो ऐसा मान रखें, कैसा भी रख सकते हैं, रखने को तो कि हमें दिक्कत ना आए, ऐसा मान रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। x और y, बोलिएगा y का मान क्या रखा जाए, y का मान क्या रखें, बोलो, 2 रखने से बनेगी व्यवस्था। देखो जी, y का मान 2 रखते हैं, ये बोल रहे हैं तो 2 रखते हैं, तो y का मान 2 रखेंगे तो 8 दूने 16, कितना हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। क्या किया, y का मान हमने 2 रखा, क्या रखा, 2 रखा, तो 8 दूने 16 में से 1 जाएगा तो 15 में 3 का 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा। अब क्या रखा जाए, बोलो, 7, तो 7 रखते हैं, तो संचुक 42 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 रखे तो 8 7 56, 56 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 55, 55 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। बहुत अच्छे, और समझ में आया ना, 8 7 56, 56 से 1 जाएगा तो 55, 55 में 5 का भाग दिया तो 11। और क्या रख सकते हैं, माइनस के 3, तो देखो माइनस के 3 रखेंगे तो प्लस का माइनस से पहले नंबर तो ये माइनस हो जाएगा, 8 3 24, माइनस के 24 और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 25, माइनस के 25 में 5 का भाग दोगे तो माइनस के 5। ऐसा मान रखो ताकि हमें एक पूर्ण संख्या मिले, तो ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए दिक्कत नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा सोचा कि 7 से 42 में से 7 8 56, 56 से 1 कम जाएगा तो 55 हो जाएगा, 55 में 5 का भाग जा रहा है 11 बार। और ये भी आपने बहुत अच्छा सोचा कि माइनस के 3 तो 8 3 24,
माइनस के 24 और माइनस के 1 माइनस के 25 माइनस के 25 में 5 का भाग दोगे तो माइनस के 5 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत आ गई ना समझ में? अब देखो हम यहाँ से बात देखेंगे। अब ये समीकरण अभी सीधा सा ही नजर आ रहा है ना? तो फिर क्या करें, पहले नंबर तो हमें कोशिश करनी है कि इस 5 को हटाया जाए। पहले कोशिश तो ये रहेगी इस 5 को हटाया जाए। अब बताइएगा इस 5 को कैसे हटा सकते हैं, कौन बताएगा? हाँ जी, 5 का सबके साथ में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। 5 का सबके साथ में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और दूसरी बात ये देखो 3, 24 और 3, इन सब में 3 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। क्या जा रहा है? तो यानी 5 का गुणा तो इसलिए करो ताकि ये 5 कट जाए, और 3 का भाग इसलिए दो कि इनसे समीकरण कैसा हो जाए, थोड़ा हल्का हो जाए। तो क्या करना है, 5/3 का गुणा करना है। 5/3 का गुणा करने पर, और गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद में करेंगे, ऐसा नहीं हुआ कि एक में कर देंगे, इन्हीं में आवश्यकता है इसमें नहीं है ना? जो भी काम करते हैं समीकरण के सभी दोनों पक्षों में करते हैं, सभी पदों के साथ करते हैं। ठीक है साहब? अब 5/3 का गुणा कर रहे हैं, 3x के साथ में मैं 5/3 का गुणा करूं, माइनस 24/5 बाय इसके साथ में मैं 5/3 का गुणा करूं, प्लस 3/5 इसके साथ में 5/3 का गुणा करूं, और 0 के साथ में भी करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे। जो भी काम करेंगे वो हम दोनों पक्षों में करेंगे। इतनी सी बात समझ में आई? क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 5 का गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा ना, फिर ऐसा समीकरण सिंपल सा बन जाएगा। और ऊपर देख पा रहे हैं, ऊपर ये 3 का क्या जा रहा है, सब में भाग। जैसे किसी समीकरण में कोई संख्या का भाग जा रहा है तो भाग दे, तो उससे क्या हो जाएगा, समीकरण हल्का सा हो जाता है ना? देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 5x माइनस 5 से 5 कट जाएगा, और 3 से 24 कितनी बार कट जाएगा, माइनस के 8y। 5 से 5 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा फिर एक एक में एक बचेगा। 0 का किसी के साथ भी गुणा करो क्या होगा, इतनी सी बात समझ में आई क्या ये होता है ना? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि 5 नीचे है, 5 का गुणा कर रहे हैं हम, 5 से 5 कट रहा है, और जहाँ में 3 का भाग यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 3 का भाग सभी पक्षों में, दोनों पक्षों में देंगे। ठीक है, 3 का क्या देंगे, भाग, और 5 का क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, अब वही सिंपल सा समीकरण हो गया। अब सिंपल सा समीकरण हो गया, तो ये देखो 5x बराबर, ये 8 भाग उधर जाएगा तो इसकी हो जाएगी प्लस की, 1 उधर जाएगी तो इसकी हो जाएगी, x का 5 के साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। अब क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे x और y की, बनाते चले जाते हैं जैसे। हाँ देखना है 1 मिनट, ये बात और ये बात एक ही है, यानी एक ही है, एक ही मान रखो, एक ही उत्तर आएगा। अब इसमें भी मैं y का मान यदि 2 रखूं तो 8 दूने 16, 16 में सीख जाएगा तो 15, 15/5 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ आ रहा ना? इसमें भी मैं y का मान 7 रखूं तो 7, 8, 56, 56 में सीख जाएगा तो 55, 55 में 5 का भाग दोगे तो 11। y का मान यहाँ भी माइनस के 3 लिखूं, 38, 24 क्या हो जाएगा, माइनस के 24 और माइनस के 25 भाग दोगे तो माइनस के 5। जस्ट जैसे प्रोसेस की थी वैसे ही तो आएगा, है ना? अब मैं इसकी क्या बनाऊं, ग्राफ। क्या बनाऊं, ग्राफ को प्रदर्शित करने की कोशिश करें तो देखिएगा ये क्या होगा, आपका x अक्ष, है ना? और ये क्या हो जाएगा, x डैश अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y अक्ष, और ये क्या हो जाएगा, y डैश अक्ष। ठीक है, x अक्ष पर कहां तक जाना है, 11 तक। तो एक एक करके बनाएं या फिर 2-2 का अंतराल मान लें, 2-2 का मान लें, अरे जैसा मान लो वैसा कर लो। तो यहाँ लिखेंगे पहले माना पैमाना, हम जैसा मानेंगे वैसा लिखते हैं, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लें, 2 इकाई। क्या मान रहे हैं, 2 इकाई। तो फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12। भाई 1 इकाई मानते तो फिर कितनी लाइन बनानी पड़ती है हमें, 11। तो 11 लाइन कहाँ से लेके आते, है ना? बड़ा हो जाता, आप कैसे भी मान लो। और y अक्ष पर का इधर कहाँ तक जाना है, माइनस के 5 तक, तो माइनस के इधर भी वही लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इधर 1 लें, तो यहाँ 2 का पैमाना लिया तो यहाँ भी 2 का लेंगे, माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6। ठीक है, अच्छा
और बाई अक्ष पर कहाँ तक जाना है 7। तो बाई अक्ष पर क्या मान है फिर बताओ, 1 मान लें, आपकी इच्छा है कुछ भी मान सकते हो। बाई अक्ष पर भी 2 मान लेते हैं, चलो बाई अक्ष पर भी 2 मान लेते हैं। तो 2 4 6 8, यहाँ भी ऐसे इधर क्या आएगा -2 -4 -6। बात समझ में आ रही है ना। पैमाना हमें आवश्यकता के अनुसार कैसे भी मान सकते हैं। तो देखिएगा ग्राफ में कुछ इस प्रकार से लाइन बनी हुई होती हैं। मैं एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन कोशिश करूंगा ग्राफ जैसा महसूस हो आपको, है ना। बोर्ड पे ग्राफ ऐसे ही बनाया जा सकता है। बोर्ड पर ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे। आप ग्राफ में पेंसिल से प्रैक्टिस करें। बोलो इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, तो आगे देखो, ये 3,2 प्रदर्शित करना है। एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 2। एक्स अक्ष पर 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के जस्ट बीच में 3, यहाँ 3 हो जाएगा। और वाई अक्ष पर 2 कहाँ है, ये रहो। यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो ये बिंदु मिल जाएगा क्या 3,2। तो क्या मिल जाएगा 3,2। अच्छा, एक्स अक्ष पर 11 और वाई अक्ष पर 7। तो एक्स अक्ष पर 11, 10 और 12 की जस्ट बीच में क्या होगा 11। वाई अक्ष पर 7 का होगा 8 और 6 और 8 के बीच में क्या होगा 7। तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, तो कुछ यहाँ मिल जाएगा 11,7, है ना। एक्स अक्ष पर -5 और वाई अक्ष पर -3। तो एक्स अक्ष पर -5, 4 और 6 के बीच में यहाँ हो जाएगा -5। वाई अक्ष पर -3, 2 और 4 के बीच में होगा यहाँ -3। यहाँ से ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ, है ना। क्या -5, -3। इनको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी, सीधी। रैखिक समीकरण की हमेशा और हमेशा सीधी रेखा प्राप्त होती है। यदि थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ, तो ये रेखा बनाई मैंने इस समीकरण की, है ना। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात रहती है कि सर हम मान कुछ और रखें यहाँ तो क्या होगा, 2 7 -3 रखा तो ये होगा। आप मान कुछ भी रखो, सभी मान इसी रेखा के ऊपर आएंगे। और आप मान बढ़ाओगे तो रेखा बढ़ जाएगी, लेकिन आएगी कैसी रेखा, ऐसे ही यही रेखा आएगी सीधी, और मान रेखा बढ़ जाएगी। और भी मान रखो इस समीकरण में, आप कोई भी मान रखोगे वो सभी इसी रेखा में निहित हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ की, इस टेबल की तो ये रेखा बनी, इस टेबल की भी क्या बनेगी फिर ये रेखा, क्योंकि 3,2 ये रहा, 11,7 ये रहा, -5, -3 ये रहा। इसकी भी क्या बनेगी, यही रेखा बनेगी, यही रेखा बनेगी। तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, तो बताओ रेखाएं कैसी हो गई, संपाती। तो हम बोल सकते हैं संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखा है। तो फिर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होगा, अपरिमित रूप से अनंत हद विद्यमान होंगे, अनंत हद विद्यमान। अच्छा, अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान क्यों होंगे, ये बात समझ में आ रही है या नहीं। जैसे देखिएगा, कल के प्रश्न में हमने प्रश्न किया था एग्जांपल 1, उसमें एक बिंदु पर काट रही थी रेखा, है ना। एक बिंदु पर काट रही थी, तो वही उसका क्या था, हल। यहाँ कितने बिंदु पर काट रहे हैं, ये एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो यहाँ हर एक बिंदु के ऊपर काट रही है, रेखा काट रही है, ये तो माना जाएगा। तो फिर हर एक ये रेखा का प्रत्येक बिंदु, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। क्या होगा, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ऐसे करके कितने बिंदु हो जाएंगे, फिर अनंत हो जाएंगे, इसलिए अनंत हल विद्यमान होंगे। इतनी सी बात समझ में आई। बात समझ में आई तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।